हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सबको मेरा जय भीम। नमो बुद्धाय। भगवान बुद्ध का जीवन परिचय। होनहार सिद्धार्थ गौतम को साक संघ का सदस्य बने हुए 8 वर्ष व्यतीत हो चुके थे और वह संघ का अत्यंत समर्पित, वफादार और दृढ़ सदस्य बन चुका था। उसकी जितने भी रुचि उस तारीफ की जाए, रुचि उसे निजी मामलों में थी, उतनी ही रुचि वह संघ के मामलों में भी रखता था। और संघ के सदस्य के रूप में उसका आचरण आदर्श और एक उदाहरण था। वो बहुत ही आदर्शवादी था और उसने अपने व्यवहार से स्वयं को सबका प्रिय बना लिया था, क्योंकि सिद्धार्थ गौतम शुरू से ही सबको प्रिय थे। और उसकी सदस्यता के 8वें वर्ष में एक ऐसी घटना घटी जो सुद्धोधन के परिवार के लिए दुखद घटना बन गई थी और सिद्धार्थ के जीवन में संकटपूर्ण स्थिति पैदा हो गई थी। इसके अलावा जब इस सिद्धार्थ ने सुना कि इस दुखद प्रकरण का आरंभ इस प्रकार हुआ होगा जैसे शाकों के राज की सीमा से सटा हुआ कोलियों का राज था और रोहिणी नदी दोनों राज्यों के बीच में थी, विभाजक रेखा थी। यानी इसके बाद शाक और कोलिये दोनों ही रोहिणी नदी के पानी से अपने अपने खेतों को सींचते थे और हर फसल पर उनका आपस में विवाद होता था, क्योंकि जब वो रोहिणी नदी के जल को ग्रहण करते थे तो आपस में कहते थे कि कौन रोहिणी के जल का पहले इस्तेमाल करेगा और कितना उपयोग करेगा। यह विवाद कभी कभी उनके झगड़ों में बदल जाता था और झगड़ा इतना बढ़ जाता था कि वो झगड़ा लड़ाइयों में बढ़ जाता था। जब सिद्धार्थ की आयु 28 वर्ष की हो चुकी थी, उस वर्ष रोड़े के नदी के पानी को लेकर शाकों में विवाद हो गया। शाकों के नौकरों और कोलियों के नौकरों में एक विवाद हो गया। एक विवाद के बाद दूसरा विवाद बड़ा झगड़ा बन गया, जिसमें दोनों पक्षों के लोग घायल हो गए थे। और जब इसका पता चलने पर शाकों और कोलियों ने सोचा कि इस विवाद को सदा के लिए युद्ध में बदल दिया जाए और युद्ध के द्वारा हल कर लिया जाना चाहिए। इसके बाद शाक्यों के सेनापति ने कोलियों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी और प्रश्न पर विचार करने के लिए शाक संघ का एक अधिवेशन बुलाया, जहां पर उसने कहा कि कोलियों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा करने पर विचार किया जाए। और संघ के सदस्यों को जब संबोधित करके सेनापति ने कहा कि हमारे लोगों पर कोलियों ने आक्रमण किया है, इसके लिए हमारे लोगों को पीछे नहीं हटना चाहिए और कोलियों ने इससे पहले भी अनेक बार हम पर हमला किया है, यानी हम पर आक्रमण किया है। इसकी कार्रवाई की जानी चाहिए। हमने अब तक उन्हें सहन किया पर अब सहन नहीं करेंगे, क्योंकि सहन करने की कोई भी सीमा होती है, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं चल सकता। इसे रोकना जरूरी होना चाहिए और इसे रोकने का एक ही रास्ता है कि कोलियों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर देनी चाहिए। यहाँ पर मेरा प्रस्ताव यह है कि कोलियों के विरुद्ध यह संघ युद्ध की घोषणा कर दे, ताकि जो विरोध करना चाहे वो अपने अपने प्रश्न विचार बोले। जब सिद्धार्थ गौतम अपने स्थान पर खड़ा हुआ और बोलना शुरू किया, तब कि मैं इस प्रस्ताव का विरोध करता हूँ और युद्ध से
किसी भी प्रश्न का या समस्या का समाधान नहीं हो सकता। युद्ध छेड़ देने से हमारे उद्देश्य की पूर्ति नहीं होगी और इससे एक दूसरे युद्ध का बीजारोपण हो जाएगा। और किसी की हत्या करने वाले को कोई दूसरा हत्यारा करने वाला मिल जाता है। जो किसी को जीतता है उसे कोई ना कोई दूसरा जीतने वाला मिल ही जाता है। जो व्यक्ति किसी को लूटता है तो उसे लूटने वाला कोई दूसरा मिल ही जाता है। सिद्धार्थ गौतम ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, मेरे विचार से शासकों को कोलियों के विरुद्ध युद्ध छेड़ने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, थोड़ा इंतजार करना चाहिए। पहले सावधानी से इस बात की जांच करनी चाहिए कि वास्तव में दोषी पक्ष कौन है, किसका दोष है। मैंने तो सुना है कि इस विवाद में हमारे आदमी भी आक्रमण कर रहे थे और यदि यह सत्य है तो हम भी निर्दोष नहीं हैं। हम भी इस लड़ाई के बराबर के जिम्मेदार हो सकते हैं। इसके बाद सेनापति ने उत्तर दिया, यह ठीक है कि हमारे आदमियों ने ही पहल की थी और आक्रमण किए थे, लेकिन यह भूलना नहीं चाहिए कि पहले पानी लेने की बारी हमारी ही थी। इसके बाद सिद्धार्थ गौतम ने कहा, इससे स्पष्ट हो जाता है कि हम भी सर्वथा दोष मुक्त नहीं होते हैं। इसलिए मेरा प्रस्ताव है कि हम अपने में से 2 आदमी चुने और कोलियों से भी 2 आदमी चुनने के लिए कहा जाए कि वे भी अपने में से 2 आदमी चुने और फिर यह चारों मिलकर एक 5वां आदमी चुने। ये 5 आदमी मिलकर झगड़े का समाधान करेंगे। के बाद सिद्धार्थ गौतम ने संशोधन हेतु जो प्रस्ताव रखा था उसका विविध समर्थन हो गया, किंतु सेनापति ने संशोधन का विरोध किया और कहा, मुझे विश्वास है कि जब तक कोलियों को कठोर दंड नहीं दिया जाता तब तक हम उनका यह सतत समाप्त नहीं होने देंगे। हम उनका विरोध करेंगे। अतः यह प्रस्ताव और संशोधन पर मत लेना आवश्यक हो गया है। पहले सिद्धार्थ के सुझाए गए संशोधन का प्रस्ताव ही मत के लिए प्रस्तुत हो गया। वह बहुत बड़े बहुमत से अमान हो गया। इसके बाद सेनापति ने स्वयं अपने प्रस्ताव पर मत मांगे। इसके तब सिद्धार्थ गौतम ने फिर खड़े होकर विरोध किया। सिद्धार्थ गौतम ने कहा, मेरी संघ से प्रार्थना है कि इस प्रस्ताव को स्वीकार न किया जाए और शाक्य कोलियों निकट संबंधी है, क्योंकि यह बुद्धिमानी नहीं है कि वे एक दूसरे को बर्बाद करें। इसके बाद सेनापति ने सिद्धार्थ गौतम के तर्क का घोर विरोध किया और उसने कहा कि इस बात पर जोर दिया कि युद्ध में क्षत्रियों के लिए कोई अपना और पराया नहीं होता है। उन्हें राज्य के हित के लिए अपने सगे भाइयों से भी लड़ना पड़ता है और आज तक ऐसा ही होता चला आया है। बलि कर्म ब्राह्मणों का कर्तव्य है कि युद्ध करना क्षत्रियों का कर्तव्य और धर्म होता है। व्यापार करना वैश्यों का कर्तव्य होता है और सेवा करना शूद्रों का कर्तव्य होता है। हर वर्ग को अपना अपना कर्तव्य निभाने में ही पुण्य प्राप्त होता है। यह शास्त्रों में लिखा है। शास्त्रों में ऐसी ही आज्ञा दी गई है। इसके बाद सिद्धार्थ गौतम ने उत्तर दिया, जहां तक मैं समझ सकता हूँ कि धर्म तो इस बात को मानने में के लिए है कि बैर से बैर कभी शांत नहीं होता। यह केवल अबैर से प्रेम से ही बैर शांत हो सकता है। आगे सेनापति ने कहा, अधीर होकर उठ खड़ा हुआ और बोला, इस दार्शनिक शास्त्रों में पढ़ना बेकार है और यह स्पष्ट बात है हो या कि सिद्धार्थ गौतम को मेरा प्रस्ताव अमान लगता है।
हम संघ का मत लेकर इसका निश्चय करेंगे कि संघ का क्या विचार है। तदनुसार सेनापति ने अपने प्रस्ताव पर लोगों के मत मांगे। भारी बहुमत से प्रस्ताव पारित हो गए।